नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरों में बात करेंगे और हम थोड़ी बहुत बात बजट पे भी करेंगे। इसी के साथ आज एलिवेटेड कॉरिडोर पर ही बात करना बहुत ज़रूरी है। हम पिछले 4 दिनों से आपसे कह रहे हैं ये कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर जो है, अगर इसको प्री प्लान काम नहीं किया गया तो शहर के लिए एक और BRTS बनना तय हो जाएगा। जहाँ जहाँ उतारा जा रहा है वहाँ ट्रैफिक का क्या दबाव होगा, इसको लेकर कोई बातचीत कहीं नहीं है। बस काम चालू होने वाला है 15 फरवरी से। हमने परसों नरसों कहा भी था कि 15 से इसका काम शुरू हो जाएगा। टीनें ठोक दी गई है और मुझे लगता है कि जो पहले से बना हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर का डिज़ाइन था उसको वैसा का वैसे ही उतारा जाएगा। अब इसमें कोई सुधार समझाई नहीं हो सकती है। इधर बाणगंगा रोड पर क्या है वो लवकुश चौराहे पर 75 फीट ऊंचा जो ब्रिज बन रहा है, डबल डेकर का जो 75 फीट ऊंचा, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा जिसपे आप किसी पहाड़ी का आनंद ले सकते हैं ऊपर चढ़ने के बाद में भी, और आराम से आपको पूरा शहर उस पर दिखाई देगा। साइकिल से चढ़ने वाले का तो भगवान ही मालिक होगा, वो कैसे क्या चढ़ेगा। तो हम इससे बात करेंगे। खबरें बहुत सारी, आप अगर आखिरी तक देखेंगे तो आपको मजा आएगा। हम टैक्स पे भी आज जो बजट आया उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अग्निबाण की बात कर रहे हैं। अग्निबाण खबरों में 1-2 खबरें अच्छी जिस पर बात होना चाहिए, बाकी सब खबरें नियमित खबरों में आती है, इसलिए यही खबर इस पर बात। 15 फरवरी से AP रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो रहेगा। 3 पत्र सब ठोक दिए जाएंगे और इसको लेकर यहाँ पर वादा विधिवत तैयारी सब की जा चुकी है। मतलब जो पिछले दिनों सांसदों विधायकों की बैठक रखकर जो पावर प्रेजेंटेशन दिया गया था वो इसलिए नहीं दिया गया था कि आप सुझाव दो, वो इसलिए दिया गया था कि ये होना है और ये हम बना रहे हैं। आपके सुझाव सहमति सारा बोरी बंडल बांध के उन्होंने जो है वापस कचरे के पटकियों में पटक दिया। कोई 4 लेन नहीं, कोई 6 लेन नहीं, जहाँ जैसा था वैसा का वैसे ही उतरेगा। अब 3 भुजाएं इसकी जो उतर रही हैं वो जहाँ जहाँ भी उतर रही हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत। अगर नहीं प्लान के साथ उतारी तो जैसा कैसा उदाहरण होगा इसके बाद में कि जैसे अपन समझ लेते हैं कि स्वदेशी मिल का ब्रिज उतरा है तो जहाँ उतरा हुआ चौराहा आ गया, तो चौराहा आ गया तो तीनों साइड के लोग उस ब्रिज पर चढ़ने के लिए होच पोच करना है। तो इन सब का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत ये भी बनेगा। 15 फरवरी से इसका काम चालू होना है। डिज़ाइन के लिए मंत्री और बैठक बुलाई गई है, पर हाई कोर्ट में लगी हुई याचिका इसको लेकर देखना पड़ेगा उसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा। पर कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है भले इसका काम इतने दिन नहीं हुआ तो और 4 महीने न हो, पर एक व्यवस्थित डिज़ाइन, सुव्यवस्थित डिज़ाइन जो है ओपन करके बुलवाई जानी चाहिए जिसमें सारा सर्वे वगैरह सब हो जाना चाहिए। ये बिना सर्वे के बन रहा है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात की जा रही है BRTS कॉरिडोर को हटाकर वहाँ पर जो है 2 हिस्सों में जो है लेन को चलाने को लेकर एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाकर रख लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि BRTS कॉरिडोर पर काम करने के मामले में विभागों की दिलचस्पी कितनी फास्ट होती है। बाद में नगर निगम की करता हूँ। सबसे पहले कि कोर्ट से आदेश हुआ, नगर निगम रातों रात पहुँच गया और वहाँ पे इस तरीके से तोड़ा फोड़ी की गई कि BRTS 2 दिन में ही हटा देंगे। हालात क्या है, 9 महीने बाद भी स्थिति आप देख रहे हैं, कोर्ट से फटकार लग रही है और बाद में क्या रफ्तार से काम चल रहा है हम सब देख रहे हैं। अब एलिवेटेड की कहानी पर भी आप सुन लीजिए, कितनी दिलचस्प कहानी है कि एलिवेटेड बनाना है, एलिवेटेड को लेकर बैठक की जाती है, जनप्रतिनिधियों को बैठाया जाता है, जानकारों को बुलाया जाता है। क्या आप बताइए कि इसके अंदर क्या किया जा सकता है ताकि काम शुरू होने के बाद में इसमें कोई बदलाव ना करना पड़े, BRTS जैसे या मेट्रो जैसे हालात नहीं हो जाए कि मेट्रो को बाद में पहले तो ओवरहेड की बाद में अंडरग्राउंड करना पड़ रही है इंदौर के जनप्रतिनिधियों के कहने पर। फिर भी बात ही हुई थी और यहाँ चद्दर लगने लग गए हैं BRTS कॉरिडोर पर। इतनी तेजी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तो वैसी तेजी हो गई जिस तरीके से नगर निगम तोड़ने उतरा था। अब BRTS का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए BRTS पे PWD कूद पड़ा हैगा। चद्दर इतनी तेजी से लगा रहा है कि मुझे लगता है कि काम जो है 15 तारीख से शुरू करके इतनी स्पीड से बनाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि हालात वही नहीं हो जाए जो अभी नगर निगम को जो BRTS तोड़ने में हालात हो रहे हैं कि कहीं कोर्ट को बाद में फटकार नहीं लगाना पड़ जाए। 350 करोड़ हमने खर्च किए थे BRTS पे। 300 के लगभग 300 करोड़ के लगभग 350 करोड़ के लगभग इस पर भी राशि मंजूर की गई है और ये बनेगा कम से कम 500 करोड़ के जाके लगभग। इसकी राशि मंजूर होने के बाद में इसमें रीटेंडर सारी प्रक्रिया होने के बाद ये 500 करोड़ से कम पे नहीं बैठने वाला। 500 करोड़ बैठने के बाद भी इस ब्रिज को लेकर कोई अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं कि अगले 20 साल तक आपको झांकने की नीड पड़ेगी। जवाबदेही किसी की नहीं है ना। सबको चिंता इस बात की कि फटाफट काम शुरू हो जाए और हम इससे बाहर निकल आए। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत अगर शहर के लिए बना तो इसका पूरा ये किसकी जवाबदारी होगी ये भी तय कर देना चाहिए कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ काम तो इसकी जवाबदारी हम लेंगे। कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। ये भी ऐसे ही मामला है। डबल डेकर का जो बन रहा है लवकुश चौराहे पे, वो 75 फीट ऊंचा और अब उसकी लागत 200 करोड़ पहुंच गई। आपको आश्चर्य होगा कि ये मैं सोचता हूँ शायद ये 100 करोड़ से कम पे शुरू होने वाला था और अब ये 200 करोड़ में बन रहा है पूरा।
लगभग बन चुका है। पर ये आपको आश्चर्य होगा कि ये सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, मैं सोचता हूँ शायद ये ओवर ब्रिज जो बनते हैं उसके अंदर, कि ये 2 ब्रिज को पार करके तीसरे नंबर पे ये ब्रिज निकलेगा और 75 फीट इसकी ऊंचाई होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई साइकिल से जाने वाला आदमी होगा तो उसको क्या हालत होगी, उसके पेडल मारते मारते कि उसको 75 फीट ऊंची चढ़ाई करनी है, उसके बाद 75 फीट नीचे उतरने का कोशिश करना पड़ेगी उसको। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना सोचे समझे किए गए कामों का परिणाम है कि आपको एक ही जगह पर 3 ब्रिज के लिए अतिरिक्त व्यवस्था लगाना पड़ रही है और इसके बाद भी दबाव यातायात का यथावत बना रहेगा। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक नया प्रयोग है, इंदौर की बात कर लें या पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लें, ये पहला पुल होगा जो लव कुश चौराहा पर बन रहा है। आपको बता दें कि पहले नीचे मेट्रो जा रही है, मेट्रो के ऊपर जो है सांवेर रोड वाला जो हिस्सा है, सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर अरविंदो की तरफ जो पुल उतर रहा है 72 फीट ऊंचा पुल है। और इस पुल की अभी तक के इंदौर की क्या बात करें, पूरे मध्य प्रदेश में इससे ऊंचा पुल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये पुल 2 साल पहले जब शुरू किया गया था तब इसकी 165 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी, अभी 200 करोड़ पहुंच गई, मतलब 35 करोड़ रुपए और बढ़ गए हैं। ये तो बात हो गई पुल की लागत में। उसके नीचे जो सर्विस रोड तोड़ चुका है, इसको बनाने में आईडी, उसको बनाने में 18 करोड़ रुपए अभी अलग से खर्च करना है। तो बात वही आ रही है कि समय पे काम नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपए के पुल होते जाएंगे और उससे कितनी राहत मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। उस पर जब ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा, जब ट्रैफिक चलना शुरू होगा, तब हमें पता पड़ेगा कि उन पुल को बनाने के बाद कितनी राहत मिली है शहर को। ये सब चीज़ें आपको और हमको कम से कम 2 से 3 साल इसकी त्रासदी से भोगना पड़ता है। मुझे लगता है शायद हम 2 साल से ज़्यादा हो गए ये वाले और लव कुश विहार वाले 2 साल से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, पर आप इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि सीएस के पहले तो आपको चालू मिल ही जाएगा, क्योंकि वो भी मजबूरी है सरकार की और उसको किसी तरह करना है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका में एक खबर है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। तो शहर पर बने सारे धार्मिक स्थल जितने भी है सड़कों के बीच बने हुए हैं, इनकी गिनती चल रही है और ये पहली बार नहीं हो रही है, 20 बार ये गिनती हो चुकी। कुछ नहीं किया जा सकता धार्मिक स्थलों को लेकर। इस शहर में नेताओं की खुद के अपने हित जुड़े हुए, इसलिए किसी भी स्थल को हटाने के लिए 5 बार सोचना पड़ता है। सब जगहों पे एक जैसी हालत है। अगर हम बात कर लेते हैं कि चाहे ये फूटी कोठी रोड पे हो, भैरव महाराज का मंदिर है, आसपास कई जगह देके बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, पर नहीं, सब मंदिर बिल्कुल सड़क घेर के पाटलिपुरे से लेकर परदेसीपुरे के बीच में 3 पुलिया पर अभी थोड़े दिन पहले जो है वो बाटल नेक बना दिया। मतलब जो 60 फीट का रोड था 50 फीट का, उसमें 15 फीट मंदिर सड़क पे आ गया, कोई रोका नहीं गया। और मंदिर पे आरती और पूजा और पाठ के चक्कर में 3-7 दिन ये हालत होती है। शनिवार के दिन तो भगवान ही मालिक है वहाँ से निकलने में, क्योंकि वहाँ इतना जाम लग जाता है शाम को, वो मंदिर और पूजा का सामान और बिकने लगा। ऐसी हालत कल्याण मिल रोड पे कि एक शनि मंदिर बिल्कुल सड़क के बीच में आ गया है, वो हटने को तैयार नहीं है और न कोई हटाने को तैयार है। हालत सब जगह एक जैसी है कि शहर भर में, जबकि कायदा ये है कि अगर यहाँ किसी प्रकार के मंदिर का निर्माण फुटपाथ पे सब जगह होता है तो कानून बना हुआ है कि क्षेत्र का दरोगा और थाना प्रभारी दोनों को अलग अलग बाकायदा जाके सूचित करके सूचना देना पड़ती है कि यहाँ पे इस प्रकार का अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसको रोका जाए। दोनों को कोई लेना देना नहीं, न तो दरोगा को इंटरेस्ट होता है न उसका, और नेताओं का अपना इंटरेस्ट है कि मंदिर में खूब जो भी खेल चल रहा है वो चलता रहता है। क्या बात? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं धर्म स्थलों की जो आपने वालों वाली रोड की जो आपने फहरिस्त बताई है, उसके अंदर मैं 3 सड़कें इस शहर के अहम जोड़ देता हूं, जिससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या स्थिति है। बात ये नहीं हो रही धर्म स्थल के लिए भी तय जगह बनाई जाए, आप अपने धर्म स्थल बनाए जाए, तय जगह पे हो, वहाँ पूजा पाठ की जाए। ऐसे धर्म स्थल आप बना के छोड़ देते हैं कि सिर्फ आपने सड़क पर धर्म स्थल बना दिया, उसके बाद में आप उस तरफ देखने तक नहीं जा रहे हैं। और इसकी वजह से कितनी सड़कें अटकती है वो मैं आपको सिर्फ 3 सड़कों के उदाहरण बताता हूँ। फिर वही बात कर लेता हूँ BRTS कॉरिडोर वाले एबी रोड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है जो LIG के आगे मस्जिद बनी हुई उसकी बात कर लें, या विजयनगर चौराहा पर जो मंदिर बना हुआ उसकी बात कर लें, आज तक नहीं हट पाया है, बरसों हो गए। यहाँ पर BRTS कॉरिडोर बन गया, सब हो गया। कन्नड़ रोड की बात कर लेते हैं, दिवाली की पहले धड़ाधड़ तोड़ फोड़ होकर उस रोड को चौड़ा कर दिया गया, धर्म स्थल आज भी वहीं कायम है। स्मार्ट सिटी की रोड की बात कर लेते हैं, MG रोड की जो खड़े गणपति से लेकर राजवाड़ा तक बनी है, उसके धर्म स्थल अभी तक का फैसला नहीं हो पाया है। तो इस शहर की ये वो प्राइम सड़कें हैं, वहाँ पे भी धर्म स्थल अड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ यही है कि धर्म स्थलों के लिए एक पॉलिसी बना दी जाए और सब मिलकर उसका बैठ कर रास्ता निकाल दिया जाए। और एक रोड पर अगर बहुत सारे धर्म स्थल आ रहे हैं तो एक जगह पर उन्हें लाकर मुझे लगता है इकट्ठा कर दिया जाना चाहिए। ये प्रयास जवाहर कुमार पे किया था कि उन्होंने एक मंदिर संकुल बना दिया था। ये हुआ था मनीष सिंह जी के कार्यकाल में, जब उन्होंने जवाहर मार्ग के जो चौड़ीकरण का काम चालू किया था, इस दोनों साइड पे क्लाथ मार्केट से लेकर सीधे रोड को निकाला था, तो 10 से ज़्यादा मंदिरों को उठाया था और सारी मूर्तियों को लेकर मंदिर संकुल बना के सारी मूर्तियाँ स्थापित कर दी गई। पूरे रोड खाली हो गए। तो उसी कारण आज वो रोड जो है आराम से 80 फीट का रोड आपको इस कोने से उस कोने तक मिल रहा है।
किसी भी अधिकारी की अंदर की भावना अगर होती है तो ही ये काम हो सकते हैं। और हम 200 करोड़ वाले ये इस ब्रिज को, ये BRTS को लेकर हम बात कर रहे थे। आज पत्रिका के संपादक अनिल कर्मा जी ने बहुत शानदार व्यंग भी लिखा है इसके ऊपर, जबरदस्त तरीके से उन्होंने तंज कसा है पूरे मामले पर। ये भी अपने आप में देखने लायक चीज़ है। अब हम बात कर रहे हैं प्रभात खंड खबर। तो प्रभात खंड खबरों में जिस खबर में हम बात करना चाहते हैं, कल मुख्यमंत्री आए थे इंदौर में, बड़ा मजमा लगा था। बजट से पहले मुख्यमंत्री जी की जो है, मुख्यमंत्री को वहाँ जब आने के बाद में बजट को लेकर जब प्रधानमंत्री का बजट पेश होने वाला तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली थी, उसके पहले वहाँ पे बजट के पहले कुर्सी की खींचतान तो चली, पर बजट को लेकर भी अच्छी खासी खींचतान वहाँ देखी गई। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बार इंदौर में बजट देखा है, वो प्रबुद्ध जनों के साथ बजट देखने आए थे। हालांकि मैं आपको इतना बता देता हूं कि जहां कार्यक्रम रखा गया था डेली कॉलेज में पहले से संघ का अपना कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को देखते हुए भाजपाइयों ने एक कार्यक्रम रखा था जिसमें मुख्यमंत्री को शहर के खास नामचीन लोगों के साथ में बजट दिखाने बैठाया था और बातचीत करने की बात हुई थी। CA ऑडिटोरियम कार्यक्रम होने वाला, अचानक कार्यक्रम में बदलाव किया गया, पास में पहुंच गया डेली कॉलेज में, छोटा सा हॉल ले लिया। अब हाल छोटा पड़ गया और भाजपा मजमा बड़ा हो गया। अब भाजपा कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, हर किसी को मुख्यमंत्री को मुंह दिखाना है और मुख्यमंत्री के साथ में कुर्सी संभालना है। इसको लेकर भाजपा आपस में भिड़ लिया। गनीमत रही कि मुख्यमंत्री के आने के पहले झगड़े को सुलझा लिया गया, पर जो खींचतान दिखाई गई है वो सब बाहर निकल कर आ गई और किसी से छुपी नहीं। कुर्ते पजामे फटे नहीं, लोगों के कम से कम ये बातचीत साधारण स्थिति में निपट गई। और बजट का मजमा भी खूब रहा, काफ़ी लोगों ने देखा और सुना भी। अब हम दोपहर खबरों की बात कर लें। दोपहर खबरों में आपके बजट की बात भी करना चाहूँगा। दोपहर खबरों का एक तो 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस GST को लेकर बताया जा रहा था कि त्यौहार अक्टूबर नवंबर में भारी खरीदी होने वाली है, लोग बहुत तेज़ी से आगे माल खरीदने वाले होंगे और खूब GST आएगा, इससे जो है GST कलेक्शन में बड़ा असर आएगा। कुछ नहीं आया, वही का वही 1,74,000 के लगभग का GST कलेक्शन दिसंबर का जो तिमाही आई उसके अंदर आने औसत एवरेज पे ये पाया गया। सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका। सरकार दावा कर रही थी कि 2 लाख करोड़ से ऊपर जाना चाहिए और वो नहीं गया। इससे सरकार के सारे आंकड़े यहाँ से वहाँ तक बिखरना शुरू हो जाएंगे। अगली तिमाही में और नीचे जाएगा तो सरकार का पूरा वित्तीय बजट और गड़बड़ा जाएगा। एक और खबर मैं आपको बता दूं, आज चांदी ने गजब गिरावट दर्ज की। आज चांदी 2,32,000 पे आ गई। अभी दिन में 1 बजे तक जो चांदी कल सोलर पैनल में काम आ रही थी, जो चांदी कल आपके ईवी व्हीकल में काम आ रही थी, जो चांदी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में काम आ रही थी, वो आज काजू कतली के काम भी नहीं आ पा रही। चांदी की हालत ये हो गई कि वो काजू कतली वाला भी लेने को तैयार नहीं है कि और थोड़ी नीचे चली जाएगी। ये 2 खबरें थी जिस पर हमने आपसे बात की, जो आपकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। और एक खबर पर हम बात करते हैं हाँ, आपको यही बता देता हूँ कि कल 40 जो सिगरेट पर टैक्स 40% लगा, उसके आज शहर भर में 5 रुपये वाले पाउच जो थे, अब वो नए सिरे जब भी होंगे 5 रुपये का ऊँट का पाउच बिकना पूरी तरह बंद हो गया। धीरे धीरे 2-1 दिन में जो बाजारों में फुटकर में उपलब्ध होंगे वो बिकेंगे, क्योंकि कंपनियां 5 रुपये का पाउच बनाने को तैयार नहीं है। दूसरी एक और बात बता दें कि जो 5 रुपये का पाउच था उसको 10 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा वो, तो 10 और 20 रुपये के पाउच जो है अब आपको बाजार में मिलेंगे। एक तो महंगा सौदा ये हो जाएगा, गुटखा पाउच खाने वाले जो दूसरों को दिया करते तो देना बंद कर देंगे। तीसरी बात ये है कि सिगरेट को लेकर एक बड़ी मजेदार बात है कि जो सिगरेट के डीलर है उनका ये कहना है कि सिगरेट का एक पैकेट जो महंगी सिगरेट वो तो 1,000 रुपये को पार चली जाएगी, तो अब सिगरेट तो मामला गड़बड़ाएगा बहुत सारा। 40% कीमतें बढ़ रही सिगरेट की, और आज से सिगरेट के बिल कटना सब बंद होगा, क्योंकि नया आदेश जब तक आएगा नहीं सब बिना बिल का काम होगा। जो पुराना माल है उसको भी सब स्टॉक में लोगों ने शून्य कर दिया है। इसमें एक और बात ये है कि कंपनी सोच रही है कि जो बड़ी सिगरेट है उस पर टैक्स ज़्यादा है, तो जो छोटी सिगरेट है जिस पर बहुत कम टैक्स है उसकी छोटी साइज़ की सिगरेट बना दी जाए। छोटी साइज़ की सिगरेट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि 1-1.25 सिगरेट में आप अपना काम चलाओ, 2-4 कश लगा के आप ये कर सकते हो, तो उससे थोड़ी सी राहत आपको मिल जाएगी। तो जो बड़े पैकेट आप सिगरेट के देखते हो सकता है आने वाले दिनों में आपको छोटे पैकेट भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि जिनके पास सिगरेट का पहले से स्टॉक जमा है वे थोड़े दिन जो है उसको बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे राम जो हैं 1 अप्रैल से लागू होंगे, मुझे लगता है ये कल से हो गया ना, कल से लागू हो गए तो उसको रेट को वो बढ़ा देंगे और वो बोलेंगे अब तो ये महंगा वाला ही है। तो आज से हो ही गया है, आज से सब बिल बनना चालू होगा। हाँ, शराब को लेकर जरूर है कि शराब का ठेके वालों ने कहा कि हमारा तो 1 अप्रैल से अप्रैल का देता है, 1 अप्रैल को ही जब ये शराब का होगा तो ये जो भी टैक्स बढ़ा हुआ है इसके ऊपर 40% टैक्स लगेगा, वो बढ़ा के तो अगली बार आप ये मान के अप्रैल के बाद शराब भी आपको कम से कम 20 से 25% महंगी मिलेगी। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं, यशवंत सागर और सिरपुर दोनों उद्योगों में रहवास क्षेत्र का गंदा पानी बहुत तेजी से आ रहा है और इसको लेकर लगातार शिकायतें बढ़ रही है। यशवंत सागर के आसपास जो टाउनशिप बनी हुई, छोटे छोटे तमाम कॉलोनियाँ बनी, उनका सीधे जो ड्रेनेज जो पानी है सीवरेज का वो भी सीधा यशवंत सागर में आ रहा है। अभी तक इसको लेकर कोई सर्वे यशवंत सागर में नहीं किया गया कि कितना पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। और सिरपुर तालाब की हालत तो आपको मालूम है क्या हो गई। सिरपुर तालाब की हालत और बदतर होती
जा रही। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिरपुर के अंदर प्रजापत नगर से लेकर द्वारकापुरी फूटी रोटी तक का जो पानी आता है, बारिश का मान लें या सीवरेज का मान लें, उस पानी को आप ठीक करके वहाँ एसटीपी प्लांट लगाया जा रहा है। हालांकि अभी तैयार नहीं हुआ है एसटीपी, जब तक तैयार नहीं हो जाता पानी गंदा ही रहना है वो। तो ये तो थी अखबारी खबरें और जानकारी जो हमने आपको शहर के बारे में दी। हम आपको टैक्स के बारे में एक रोचक जानकारी और दे देते हैं। हमने आपको लंबे समय से कहा था कि 20 लाख रुपए के लगभग जो इस बार जो है 20% टैक्स, 20% जो कुल राजस्व 53 लाख करोड़ का है, उसमें आपका 40% जो है वो जाएगा ब्याज चुकाने में, सरकार का, केंद्र सरकार का। तो 40% के हिसाब से आप ये मान लीजिए कि 15 लाख करोड़ के लगभग आपको अब ब्याज चुकाना पड़ेगा हर साल। तो सरकार ने जादूगरी ये की है इस बार कि 53 लाख करोड़ का कर्ज जो शो किया है बजट, उसके अंदर 17 लाख करोड़ के नए कर्ज की व्यवस्था कर ली, ताकि 15 लाख पुराना दे देंगे, 2 लाख करोड़ का अपना कामकाज हो जाएगा, मतलब कपड़े सिलवा लेंगे इसके अंदर। और यही स्थिति मध्य प्रदेश सरकार की भी। मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज की स्थिति आपको बता देता हूँ मैं कि हर मिनट में 13.6 लाख का नया कर्ज उठाना पड़ रहा है, हर मिनट का, मध्य प्रदेश सरकार को। और हर मिनट का 6 लाख रुपए ब्याज देना पड़ रहा है सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को। और कुल कर्ज हो गया 4.5 लाख करोड़। ये वित्त मंत्रालय के आंकड़े जो वित्त मंत्रालय ने जारी किया। और इस साल का कर्ज कार्यक्रम लेके मुख्यमंत्री जी वापस आरबीआई जा रहे हैं, जिसके अंदर करीब 53,000 करोड़ का नया कर्ज उठाने की तैयारी भी की गई है। तो आप समझ लीजिए कि अब सरकारें जो है, क्योंकि 1% केंद्र सरकार ने राज्यों के बजट में कटौती कर दी, तो उसका असर भी दिखेगा। और नए कर्ज कार्यक्रम में भी आपको इसकी सब चीज़ों के असर दिखाई देंगे। आने वाले समय में राज्य सरकारों को और संघर्ष करना पड़ेगा अपने वित्तीय हालत सुधारने के लिए। ये थी खबरें जो हमने आपको दी। ये वो जानकारियाँ जो हम आपको दूसरी तरीके से भी देते हैं अपग्रेड करने के लिए, ताकि आपको संज्ञान में रहे कि कौन सी व्यवस्था पे क्या चल रहा है। हमारा आपसे आग्रह, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए और लिंक जरूर अपने मित्रों तक ट्रांसफ़र करिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।